क्या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये कार्टून इंडोफोबिक है? यदि हाँ, तो क्या ये एकमात्र ऐसी घटना है? New Delhi will now be taking up the issue of racism with the UK. इस वीडियो के अंत तक आपको पश्चिमी दुनिया के कुछ सेक्शंस में भारतीय नस्ल विरोधी विष क्यों घूमता है, ये दिख जाएगा। People are ugly, nasty, dirty Hindu. भारत की बढ़ती शक्ति का इससे क्या संबंध है? India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. क्या ये जहर हिस्टोरिकल है? धरातल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? I'm European, and if Europeans want to know why you think you have the right to invade our country. क्या इंडोफोबिया ही हिंदूफोबिया है? और कैसे भारत के प्रति उगला जाता यह विष आधुनिक विश्व में नस्ल भेद का चरमोत्कर्ष है? कौन है इन नस्ल भेदी कार्टूनों के पीछे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। इंडोफोबिया सरल शब्दों में भारत के बारे में अतार्किक डर, भ्रांति, घृणा या अपयश को फैलाना। क्या ऐसा होता है? ये रिपोर्ट देखिए जिसमें भारतीय लोग गुस्से में दिख रहे हैं एक रेसिस्ट कार्टून को लेकर। यह कार्टून दार स्पीगल नाम की एक वेबसाइट पर था जिसमें भारत एक पिछड़ी 100 साल पुरानी ट्रेन में दिखाया गया और लोग एक दूसरे पर चढ़े बैठे हैं। वहीं चीन बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन के साथ दिख रहा है और जनसंख्या का कोई प्रभाव नहीं है उस पर। विवाद इसके ऊपर है और इसे रेसिस्ट कहा जा रहा है। बनाने वाले की मंशा का पता नहीं, परंतु भारत में लोग जो हैं इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसने बनाया ये कार्टून? तो जी इसे पैट्रिक चैपेटी नाम के एक व्यक्ति ने बनाया है। जब इसके दूसरे कार्टून्स खंगाले गए तो स्थिति क्लियर हुई। ये पैट्रिक साहब का कार्टून है भारत में कोविड की स्थिति पर, जहां भारत केवल एक भूखा, नंगा, गरीबी से भरा हुआ देश दिखाया गया है। दूसरा कार्टून है जिसमें नटराज की प्रतिमा को बुश के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कुछ उसी डायरेक्शन में है जिसे रेसिस्ट कहा जाता है। भारत के पावर सेंटर से भी इस पर रिएक्शन आया है। राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भाई तुम हमें मॉक तो कर रहे हो आज, लेकिन कुछ समय में हमारी जो इकोनॉमी होगी वो तुमसे ऊपर होगी। कंचन गुप्ता ने इसे आउटरेजियसली रेसिस्ट कहा है। पर ऐसा सब पहली बार नहीं हुआ है। इसरो के मंगलयान मिशन पर न्यूयॉर्क टाइम्स का यह कार्टून जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो विवादों के घेरे में आ गया था, जहां मंगल पर पहुंचने वाले भारतीयों को गाय चराने वाला दिखाकर मॉक किया गया था। ऐसे अनेक रेफरेंसेस हैं, पर क्या इनका कोई इतिहास भी है? यदि नस्ल भेद का इतिहास खोला जाए तो जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। रंग, कास्ट, आपका काम, क्षेत्र, भाषा जैसी चीजों पर नस्ल भेद हुआ है। पर यदि केवल इंडोफोबिया की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के मध्य में जाना पड़ेगा। अमेरिका से आरंभ करते हैं। 1850 और 60 के दशक में यूएसए कैलिफोर्निया में रेल रोड जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का निर्माण करता है, जिसके लिए सस्ता लेबर चाहिए था। यह सस्ता लेबर आया चीन से। यह संख्या इतनी बड़ी होती गई कि 1865 तक केवल कैलिफोर्निया में 60,000 चीनी रह रहे थे। जब संख्या इतनी बड़ी हो गई तो इन्होंने डिमांड रखनी आरंभ की कि जितनी सैलरी व्हाइट कर्मचारी को मिल रही है उतनी ही इन्हें भी मिले। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उस समय की सबसे बड़ी स्ट्राइक आरंभ हुई। ऐसे बढ़ते माइग्रेशन से लोकल लोगों में उन्माद बढ़ा और यह इतना बढ़ गया कि एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग जैसे संगठन बन गए, जिनका काम था एशियंस को बाहर निकालना। ब्रिटिश कालखंड में अधिकांश सन 1900 के बाद भारतीय हिंदू यूएसए में आने प्रारंभ हुए और यह बहुत भारी मुद्दा बना। कितना भारी? 1906 से 1912 तक अमेरिकन मीडिया में प्रकाशित कुछ कार्टून्स देखते हैं। इस कार्टून में भारत और अमेरिका का मैप है। भारत में खड़ा आदमी बीन बजा रहा है सांप के आगे और अमेरिका में खड़ा अंकल सैम एक भारतीय को उठाकर अमेरिका से भारत फेंक रहा है। इस अखबार की हेडलाइन कहती है कि क्या अमेरिका पर सांवला संकट मंडरा रहा है। नीचे लिखा जाता है हिंदुओं का झुंड राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है। इस हेडलाइन के अनुसार भी अमेरिका पर हिंदुओं का पहला आक्रमण हो चुका है। इस दूसरे शीर्षक के अनुसार अमेरिकन महिलाएं भारतीय पुरुषों के जाल में फंसकर हिंदू बन रही हैं और इस कार्टून में भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी भारतीय इमिग्रेंट्स को लात मारकर निकाल रही है अनडिजायरेबल कहते हुए। आज यदि किसी जगह कोई रेसिस्ट कार्टून छापा जा रहा है भारतीयों के विरुद्ध या कोई नस्ल विरोधी रिपोर्टिंग हो रही है तो कोई नई बात नहीं है। आरंभ यहां से हुआ था उसका। इसे रोकने के स्थान पर 1917 में यूएस गवर्नमेंट ने इस रेसिज्म को कोडिफाई कर दिया एक कानून बनाकर, जिसके अनुसार भारत अब इमिग्रेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड देशों की सूची में आ गया। इसके अतिरिक्त भी ऐसे अनेक इंसिडेंट्स हुए जो आज के इंडोफोबिया का कारण है। अमेरिका में इंडोफोबिया का अधिक कारण इमिग्रेशन था।
परंतु इसके नीचे भी एक अंडरकरंट माना जा सकता है जो कि ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के समय सामने आया। 1813 में जेम्स मिल और ग्रांट नाम के दो ब्रिटिश इवेंजलिस्ट ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। संक्षेप में बताया जाए तो भारत के सभी पौराणिक ग्रंथ इनके हिसाब से माइथोलॉजी थे। आज यदि कोई एंटी ब्राह्मण कॉन्सेप्ट आपको दिखता है तो वो इसी पुस्तक से आरंभ हुआ है। यदि कोई व्यक्ति भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता था तो उसे यह पुस्तक सिलेबस में पढ़नी होती थी और वो ब्रिटिश व्यक्ति भारत में कदम रखने से पहले ही एक पूर्वाग्रह से पीड़ित हो चुका होता था भारत के बारे में। आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। जेम्स मिल और जेम्स ग्रांट जिन्होंने पुस्तक लिखी थी उनके अनुसार ब्रिटेन जैसे सिविलाइज देशों का कर्तव्य है कि भारत जैसे अनसिविलाइज देशों को क्रिश्चियनिटी से सिविलाइज्ड करे। इनकी लिखी हिस्ट्री पढ़ाई गई है लोगों को और ये इतनी विकृत थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले संस्कृत प्रोफेसर हॉरास विल्सन ने इन्हें एविल और हैवानियत जैसे शब्दों से तोला था। यह इंडोफोबिया का ऑर्गेनाइज्ड बेसिक आरंभ था, पर इसके मूल में भारत से नहीं एक नस्ल से विरोध था, रेसिज्म था, जो आगे देखेंगे। पर आज के भारत पर ऐसे रेसिस्ट कार्टून अचानक क्यों बन रहे हैं? क्या कर रहा है भारत ऐसा? भारत क्या कर रहा है जो ऐसा रिएक्शन? जिस आर्टिकल में ये लेटेस्ट कार्टून छापा गया है उसी में इसका उत्तर है। शीर्षक में लिखा है भारत का इकोनॉमिक राइज, नीचे लिखा है भारत शीघ्र ही दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी जर्मनी और जापान से आगे। कुछ साल पहले तक भारत 11वें नंबर पर था। इसी आर्टिकल में नीचे पढ़ते हैं तो दिखता है कि दुनिया गिर रही है तब भी भारत स्टेबल है और भारत 2023 में पूरे विश्व की 15% ग्रोथ का भागीदार होगा। और नीचे जाते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का क्षण आ चुका है और अगले 10 वर्षों में भारत सबसे तीव्रता से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगा। फिर मॉर्गन स्टैनली को कोट करते हुए बताया जाता है कि कैसे पूरा दशक ही भारत का होने वाला है। इसी आर्टिकल में आगे लिखा जाता है कि पूरे विश्व की दृष्टि भारत पर होने वाली है क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष। आर्टिकल काफी डिटेल्ड था जिसमें भारत की गरीबी पर भी बात हुई और भारत के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताया गया। डिजिटाइजेशन पर भी बात हुई और साथ में कैसे भारत ने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है वो भी लिखा गया। कैसे भारत ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को धूल बना दिया है ये भी, और कैसे भारत पूरे विश्व में 50% बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है ये भी। ये सभी बातें आपको अच्छी लगने वाली हैं क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और आर्टिकल्स में फैक्ट्स लिखे जाते हैं। प्रोपेगेंडा क्रिएटिव चीजों से किया जाता है जैसे कि फिल्में, कार्टून, कहानियां। क्या एक ऐसा वर्ग जो कुछ दशकों पहले तक भारत को केवल एक थर्ड वर्ल्ड, गरीब, बिना टॉयलेट का देश सोचता था, या जो समाज भारत को सिविलाइज करने के बारे में सोचता था, वो भारत की अनस्टॉपेबल ग्रोथ से खुश होगा? भारत की गति का एक उदाहरण देखिए। यूके जैसा छोटा देश 2040 तक पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में सोच रहा है अपने रेलवे के। भारत का टारगेट 2024 तक का है, 85% पूरा किया भी जा चुका है। ब्रिटिश राज भारत में ट्रेन लाया था, आज ब्रिटेन ही भारत से पीछे है। इसरो के मार्स मिशन पर बने कार्टून्स में भी भारत की बड़ी उपलब्धि को ट्रोल किया गया था एक रेसिस्ट तरीके से, और इस कार्टून में भी भारत एक ऐसा देश जिसे एक समाज अनसिविलाइज समझता था वो ग्रो कर रहा है और उनसे आगे भाग रहा है। बस इसी कारण से कार्टून बनते हैं। क्या इस प्रकार के कार्टून्स के पीछे वेस्टर्न मीडिया की भी कोई छुपी हुई मंशा रहती है? 2008 में मुंबई पर हमला होता है आतंकवादियों के द्वारा। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में आतंकवादियों को गनमैन कहती है। क्या कारण था इसके पीछे? बीबीसी जाने। परंतु उस समय के ब्रिटेन के सांसद स्टीफन पॉन्ड ने बीबीसी की इस पूरी कवरेज को घटिया तरह की लीपापोती कहा था। हिस्टोरिकल जर्नल्स ऑफ फिल्म्स, रेडियो एंड टेलीविजन नाम के रिसर्च जर्नल ने 2008 में बीबीसी द्वारा की गई भारत पर जो कवरेज थी उसका विश्लेषण किया, जिसका टाइम पीरियड 1947 से 2008 तक का था। और इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि बीबीसी की भारत पर कवरेज उत्तेजना से भरी हुई है, जिसमें भारत से बायस है और भारत का विरोध है, और ऐसा सबसे अधिक हुआ है कोल्ड वॉर के समय। कंक्लूजन में आया कि बीबीसी की भारत पर कवरेज इंडोफोबिक है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने भी एक एनालिसिस किया और पाया कि भारत को बुरा दिखाने के लिए कश्मीर जैसे मुद्दे पर बीबीसी ने फेक फोटोग्राफ डाले और भारतीय आर्मी के विरुद्ध भी प्रोपेगेंडा की श्रृंखला डाली। कंक्लूजन में इसे इंडोफोबिक कहा। इसके अलावा क्रिस्टोफर बुकर नाम के जर्नलिस्ट ने भी बीबीसी की भारत पर कवरेज को इंडोफोबिक कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स का उदाहरण लेते हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मेंबर सुमित गांगुली न्यूयॉर्क टाइम्स को इंडोफोबिक कहते
चाहते हैं। पर यह नाम आपको भारतीय लगा होगा तो 2010 में हफिंगटन पोस्ट ने लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स इंडोफोबिक है और आधुनिक कोलोनाइजेशन को प्रमोट करता है अपनी नेगेटिव कवरेज से। यूएस के एक लॉ मेकर ने भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की कवरेज गलतियों से भरी हुई है और भारत पर एक सफेद झूठ की तरह होती है। यह विश्व के दो सबसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउस की कवरेज पर रिपोर्ट्स है भारत के लिए। यही कवरेज नैरेटिव्स बनाती हैं जो धरातल पर दिखता है। कैसा होता है यह नैरेटिव? ऑस्ट्रेलिया में 2009 में भारतीयों पर नस्लभेदी आक्रमण किए गए। एक लंबे समय तक ये हमले इतने तीव्र थे कि यूएन को आना पड़ा सरकारी इंटरवेंशंस के लिए। जर्मनी में 2007 में 50 लोगों की भीड़ 7 भारतीय मूल के लोगों पर आक्रमण कर देती है। 2014 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 68% जर्मन भारत के बढ़ते इन्फ्लुएंस को नेगेटिवली लेते हैं। पिछले वर्ष यानी 2022 में पोलैंड में एक अमेरिकन टूरिस्ट एक भारतीय मूल के व्यक्ति को पैरासाइट कहते हुए यह कहता है कि वो यूरोप के लिए नरसंहारक है। 1928 इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के अनुसार 80% ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने रेसिज्म को फेस किया है। इन घटनाओं के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। मुख्य औचित्य यह जानना होना चाहिए कि इस इंडोफोबिया का मुख्य कारण क्या हो सकता है। 1995 में पैट रॉबिन्सन नाम के इवेंजलिस्ट ने खुले आम टीवी पर कहा यूएस के अंदर कि भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट कर देना चाहिए और यूएस से हिंदुओं को दूर रखना चाहिए। हिंदुइज्म दानवीय है। यह सब सुनकर क्या आपको लगता है कि हिंदू फोबिया ही इंडोफोबिया है? इंडिया या भारत एक भूमि का टुकड़ा है। वो देश लोगों से बनता है जिसकी एक संस्कृति होती है और भारत में पैदा हुई संस्कृति को सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति कहा जाता है। तो यदि भारतीयों की ओर कोई रेशियल कांड दिखता है तो अधिक चांस ये है कि वो उसके हिंदू होने पर ही हो। एक उदाहरण से समझते हैं। जेम्स मिल, ब्रिटिश इवेंजलिस्ट या हिस्टोरियन, जिसके बारे में इस वीडियो में पहले बात हुई थी, जिसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, उसके अनुसार अकबर से पहले भारत में कुछ था ही नहीं। इस पर 1866 में टिप्पणी करते हुए सर एडवर्ड सूलियान ने पहली बार हिंदू फोबिया शब्द का प्रयोग किया था। सरदार पटेल की एक स्पीच थी 29 जून 1948 की, जिसमें उन्होंने कहा कि चर्चिल हिंदू फोबिया की बीमारी से ग्रसित है। अब ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। कुछ लोग हिंदू फोबिया और इंडोफोबिया को अलग अलग करके देखते हैं, परंतु इतिहास और वर्तमान दोनों में इंडोफोबिया का मूल हिंदू फोबिया ही प्रतीत होता है। इस सब का अर्थ यह नहीं कि पूरा पश्चिम इंडोफोबिया से ग्रसित है। अंडर करंट हो सकता है, परंतु भारतीय लोग पश्चिम में ग्रो कर रहे हैं, यह भी सत्य है। इसीलिए सत्य सफेद और काले के बीच में कहीं होता है। आज का सत्य यही है कि भारत के बढ़ते कदमों को कुछ स्थानों पर लोग हजम नहीं कर पा रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए, सपोर्ट करिए हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सपोर्ट वांछनीय है, जिससे ये चैनल जीवित रहता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो भी आपको अच्छा लगने वाला है, उसे भी अवश्य देखिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।